हेलो गाइज आज हम अपनी इस वीडियो में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। आज के हमारी वीडियो में हम जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है उसके जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सारे के सारे कवर करने जा रहे हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो से हेल्प होगी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना ना भूलें। तो गाइज शुरू करेंगे सबसे पहले टॉपिक से, जिसमें हम जानेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मीनिंग क्या है, इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की कुछ डेफिनेशन को देखेंगे और ये डेवलप क्यों हुआ उसको देखेंगे। तो गाइज आ जाओ, इसी के साथ आज का रिवीजन सेशन शुरू करते हैं। हाँ जी गाइस, तो अपना जो टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सब्जेक्ट है, पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। सबसे पहले पहला टॉपिक करेंगे कि व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, व्हाट इज इट्स मीनिंग एंड इट्स नेचर, स्कोप, डेफिनेशन, जो भी आपको आता है पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे कि आप इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी बताऊँगा आप इंट्रोडक्शन में आराम से लिखना, पेपर में बड़े इजीली अच्छे मार्क्स आएंगे। तो अगर मैं बात करूँ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है इट इज ए ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ। ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ, देखिए स्टूडेंट्स दो प्रकार के लॉ होते हैं, एक होता है प्राइवेट लॉ, एक होता है पब्लिक लॉ। प्राइवेट लॉ का मतलब होता है ऐसा लॉ, ऐसा कानून जो प्राइवेट इंडिविजुअल के बीच होने वाले रिलेशनशिप को रेगुलेट करता हो, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केवल दो प्राइवेट इंडिविजुअल के बीच के रिलेशनशिप को रेगुलेट करता है। जिन बंदों ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया हो आपस में, केवल दो ही बंदे या दो से ज्यादा, तीन चार हो सकती हैं, बाकी पूरी दुनिया से नहीं डील करता। तो इसलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक प्राइवेट लॉ है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक पब्लिक लॉ है। पब्लिक लॉ का मतलब होता है एक ऐसा लॉ जो एक प्राइवेट इंडिविजुअल और स्टेट के बीच रिलेशनशिप को बताता है। अर्थात ऐसा लॉ जो एक इंडिविजुअल और उसके लिए क्या स्टेट काम करेगी, क्या गवर्नमेंट काम करेगी, और इंडिविजुअल को गवर्नमेंट के लिए क्या काम करना है, उनके बीच के रिलेशनशिप को बताता है। अर्थात पब्लिक लॉ में पूरी की पूरी पब्लिक कवर होती है, लेकिन प्राइवेट लॉ में केवल वही लॉ कवर होते हैं जिन्होंने, जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया हो केवल वही कवर होंगे और दुनिया कवर नहीं होगी। तो दो प्रकार के लॉ होते हैं, प्राइवेट लॉ एंड पब्लिक लॉ। तो अगर मैं बात करूं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, तो पहली बात तो यह है इट इज ए ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ। आपने सारी बातें आपने डिफाइन नहीं करना है पब्लिक लॉ क्या है, प्राइवेट लॉ क्या है। यू नीड नॉट टू डिफाइन ईच एंड एवरीथिंग, यू नीड टू राइट डाउन ओनली दैट कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज ए ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ। आपको बस यही लिखना है पेपर में। तो आपके लिए बता दूं कि नॉलेज के लिए मैंने बताया आपको। और अगर मैं बात करूं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, तो ये क्लोजली कनेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से। अर्थात जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है इट इज क्लोजली कनेक्टेड विद द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का नॉलेज पता करना है, अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में जानना है, देन यू मस्ट हैव ग्रेट नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आप कंसेप्ट पढ़ते हो वही कंसेप्ट आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से क्लोजली कनेक्ट करता है। यही गाइस एक बात और बता दूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है इसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सोर्स माना गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज ट्रीटेड इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को यह माना गया है कि इसने ही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को जन्म दिया है। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इसी से निकल के आया है। तो इसलिए ये दोनों आपस में क्लोजली कनेक्ट करते हैं। इवन दो जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से क्लोजली कनेक्ट करता है, पर इसका मतलब ये कभी नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंडर काम करता हो, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक सोर्स है। तो इसका मतलब ये नहीं है कभी भी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ऊपर हो और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इसके अंडर काम करता हो, ऐसा नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हैज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, इसकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है।
ये सेपरेट लॉ बन चुका है। जैसे हमारे देश में एक क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ के अंदर बहुत कुछ आता है, आईपीसी, सीआरपीसी। वैसे हमारे देश में सिविल लॉ है, सिविल लॉ में कॉन्ट्रैक्ट आता है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आता है, हिंदू लॉज आते हैं। वैसे ही एक हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी है, वैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक सेपरेट लॉ है, इसकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। यहीं पे आपने एक बात और लिखनी है, इवन दो बिफोर इन एशियन टाइम, पुराने समय में, इन एशियन टाइम, अगर पुराने समय की बात की जाए ना, तो मेरे दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को सिविल लॉ की ब्रांच माना जाता था, इसको सिविल लॉ के अंदर ही माना जाता था, सिविल लॉ की ब्रांच ही माना जाता था। पर अब ऐसा नहीं है, अब इसकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस हो गई है, अब इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा, ये एक सेपरेट लॉ बन चुका है प्रेजेंट टाइम में। अब ये तो होगी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की थोड़ी इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। हाँ जी गाइस, तो अब हम इसका मीनिंग देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मीनिंग क्या है। देखिए गाइस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सिंपल सा मीनिंग आपको बता दूं, आपने याद रखना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सिंपली मीन्स ए लॉ विच डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। ऐसा कानून जो हमारे देश की एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज अर्थात प्रशासनिक अथॉरिटीज जो होती हैं, जैसे कि ब्यूरोक्रेट्स हो गए हमारे देश के, उनके साथ जो लॉ डील करता है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहते हैं। अब आपको पता ही होगा हमारे देश में एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज क्या हैं, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, डीसी साहब, एसडीएम साहब, ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में आती हैं। तो जो कानून उन अथॉरिटी से डील करता है उसी को एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बोलते हैं। तो आप क्या बोल सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कैन बी अंडरस्टूड एज ए लॉ विच रेगुलेट्स द एक्टिविटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कैन बी अंडरस्टूड एज ए लॉ विच मेनली डील्स विद द एक्ट of the administrative authorities, या which mainly make a check over the activities of administrative authorities। अर्थात जो कानून एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के कामों के ऊपर चेक बनाता है उसी को ही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहा जाता है। एक बार डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। ये इवोर जैनिंग की डेफिनेशन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो सर इवोर जैनिंग जो है ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसा कानून जो देश के एडमिनिस्ट्रेशन से डील करता हो, लॉ रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन, जो देश के प्रशासन से डील करता हो वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। आगे क्या बोलता है ये, ऐसा लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मतलब क्या है, ए लॉ विच डिटरमाइंस, जो निर्धारित करता है द ऑर्गेनाइजेशन, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। अर्थात ऐसा कानून जो देश के एडमिनिस्ट्रेशन से डील करता है और जो देश की जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं उनकी पावर के बारे में बताता है कि उनको कितनी पावर से काम करना है, उनको कैसे काम करना है। जो उनकी पावर से के बारे में बताता है, उनके ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के बारे में बताता है, कैसे उनका संगठन होगा, कैसे बनेंगे, और साथ ही साथ जो उनकी ड्यूटीज को भी बताता है कि अगर उनको पावर दी गई है तो उनको कैसे काम करना है। तो इसी को एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहा जाता है, ए लॉ विच मेनली डील विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड विच talks about the, या which determines the organization, powers and duties of the administrative authorities। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मेनली जो फोकस करता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज पे ही करता है। ये अथॉरिटीज वर्ड आपने याद रखना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मेनली डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सिंपली मीन्स ए लॉ विच रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मीन्स अ लॉ which makes a check over the administrative authorities, which makes a check over the working of the एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज कैसे काम करेगी, क्या काम करेगी, क्या उसकी पावर है, ये इसी से ही डील करता है। अब मैं बात करूं रॉबसन की, तो इनकी डेफिनेशन मैंने लिखी नहीं है, बता देता हूं। इसने बड़ी अच्छी डेफिनेशन बोली थी। रॉबसन ने बोला था कि जैसे, ध्यान सुना, रॉबसन ने बोला था कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कमर्शियल लॉ कमर्स से डील करता है, लैंड लॉ लैंड से डील करता है, वैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एडमिनिस्ट्रेशन से डील करता है। क्या बोला, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ शुड बी रिगार्डेड एज ए लॉ रिलेटिंग टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द सेम मैनर एज द कमर्शियल लॉ कंसिस्ट द रूल्स रिलेटिंग टू कॉमर्स एंड लैंड लॉ
रिलेटिंग टू द लैंड। तो ये आपने दो डेफिनेशन लिख लेनी है आपके लिए काफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके सिवा और भी काफी डेफिनेशन है, जैसे वेड की है WADE, वो भी आप लिख सकते हो। मैं बता देता हूं वेड की डेफिनेशन भी, ताकि आपको लिखने को इजी हो जाए। वेड बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज कंसर्न्ड विद द ऑपरेशन एंड कंट्रोल ऑफ पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। इसने वही बात बोली है वेड ने भी। वेड की स्पेलिंग यहां लिख देता हूं ताकि आपको टफ ना लगे, WADE, वेड। तो इन्होंने भी यही बात बोली है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, ऐसा लॉ है जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज की पावर्स, ऑपरेशंस, कंट्रोल से डील करता है। मतलब मेन मैंने बता दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील ही एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज से करता है, उनके पावर से करता है, उनकी ड्यूटीज से करता है, उनके वर्किंग से करता है। तो इस बेर जी ने क्या बोला, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज कंसर्न्ड विद द ऑपरेशन एंड कंट्रोल ऑफ पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज विद emphasis ऑन द फंक्शन rather देन ऑन स्ट्रक्चर। जो बताता है, इसने ये बोल दिया कि जो बताता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऐसा लॉ है जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज की पावर्स के बारे में बताता है, उनके ऑपरेशन के बारे में, कैसे वो काम करेंगे, कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे देश को चलाएंगे, उनके बारे में बताता है, उनके ऊपर कंट्रोल कैसे होगा ये भी बताता है, और उनके फंक्शन के बारे में बताता है। स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताता, इसके अनुसार स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताता। आइवोज ने तो ये बोल दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ उन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बताता है, स्ट्रक्चर के बारे में भी बताता है, पर इसने बोल दिया स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताता है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। आई होप आपको समझ आया होगा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होता है। तो सिंपल भाषा में याद रखना कि ऐसा कानून जो देश की एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज से डील करता हो, वही उसी को एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहा जाता है। अब गाइस आप बोलोगे कि सर थोड़ा समझ नहीं आ रहा, हो सकता समझ नहीं आ रहा हो। देखो गाइस, हमारे देश में, ध्यान सुना मेरी बात, हमारे देश में एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज होती हैं, हमारे देश में लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज हैं, जुडिशियल अथॉरिटीज हैं। इन सभी का नाम आपने सुना होगा। ये लॉ बनाती है, ये लॉ बनाती है लेजिस्लेचर, ये उसको एग्जीक्यूट करती है और ये उसको इंटरप्रेट करती है लॉ को। इन अथॉरिटीज के सिवा एक और नाम भी है चलता है हमारे देश में, जिनको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, जिसमें मेनली कौन आते हैं, IAS ऑफिसर जो UPSC का एग्जाम क्लियर करके जाते हैं, सेक्रेटरी, सीनियर सेक्रेटरी, जो भी एग्जीक्यूटिव लाइन के होते हैं, मतलब बोलने का, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज भी बोलते हैं। हिंदी में उनको ब्यूरोक्रेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि देश का संचालन यही चलाते हैं, देश को चलाते यही है ब्यूरोक्रेट्स। जो हमारे नेता लोग हैं वो तो उनको एडवाइस कौन करता है, यही करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज करती हैं, उनके सेक्रेटरी, सीनियर सेक्रेटरी करते हैं। देश को चलाने वाले ये लोग हैं, तो इन्हीं से ही डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कि ये कैसे काम करेंगे। इनको बहुत सारी पावर दे रखी है आज के टाइम पे, आपको बता दूं, तो अपनी पावर का कैसे यूज करेंगे, सब कुछ। तो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की इंट्रोडक्शन होगी, मीनिंग हो गया, डेफिनेशन हमने पढ़ ली। अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ऑब्जेक्ट पढ़ लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के उद्देश्य क्या है, क्यों ये लॉ बना है, इसके ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी गाइस, तो गाइस अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को पास करने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्यों ये लॉ बना है, क्यों उसको सेपरेट एग्जिस्टेंस, लीगल एग्जिस्टेंस मिली है, इसके कुछ उद्देश्य हैं। तो पहला उद्देश्य क्या है, टू मेक ए चेक ओवर द पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। तो इस लॉ का मेन पर्पस क्या है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज की पावर्स हैं, जो उनको बहुत सारी शक्तियां दे रखी हैं, उनके ऊपर प्रॉपर चेक बनाया जा सके, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज अपनी शक्तियों का मिसयूज ना करे, अपनी पावर्स का मिसयूज ना करे। तो पहला ऑब्जेक्ट तो इस लॉ का यही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज की पावर्स के ऊपर प्रॉपर चेक बनाना, ताकि वो अपनी पावर्स का मिसयूज ना कर सके, आर्बिट्रेरली अपनी पावर को यूज ना कर सके। ये पहला उद्देश्य है। मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बोला है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील ही एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज से करता है। पहला काम क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज की पावर के ऊपर चेक बनाना। दूसरा काम है टू मेंटेन द रूल ऑफ लॉ। हमारे देश में कानून का शासन चला रहे, हमारे देश में कानून का शासन रहे, इसलिए भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की मतलब एग्जिस्टेंस आई है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बनाया गया है। इसका उद्देश्य यह भी है कि देश में रूल ऑफ लॉ मेंटेन हो जाए, कानून का शासन मेंटेन हो जाए। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं वो कानून के दायरे में रहकर काम करें, वो कानून से बाहर जाकर काम ना करें, वो रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करें, सबको इक्वालिटी से डील करें, सबके साथ इक्वल बिहेवियर करें, अपनी पावर का मिसयूज ना करें, सबके साथ इक्वली बिहेव करें। तो रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक ऑब्जेक्ट है। और मान लो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नहीं होता बाई चांस, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज
अपने मन चाहे तरीके से काम करता, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज अपने मन चाहे तरीके से काम करती, क्योंकि उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए कोई लॉ ही नहीं था। अब तो लॉ बन गया है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, तो अब उनके ऊपर चेक बनाने के लिए ये लॉ बना हुआ है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज मन चाहे तरीके से काम नहीं कर सकती, उनको रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना पड़ेगा, लॉ के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, जो सही है वही करना पड़ेगा। तो दूसरा ऑब्जेक्ट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का वो क्या है, टू मेंटेन द रूल ऑफ लॉ। तीसरा ऑब्जेक्ट क्या है कि बैलेंस बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एंड इंडिविजुअल लिबर्टी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक ऑब्जेक्ट ये भी है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को बहुत सारी पावर दी हुई हैं, और साथ ही साथ जो हमारे इंडिविजुअल्स को कुछ लिबर्टीज दी गई हैं, उनके बीच बैलेंस बना रहे, उनके बीच बैलेंस बना दे। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर्स हैं वो ऐसे यूज करें अपनी पावर्स को कि ह्यूमन बीइंग जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी लिबर्टी का हनन ना हो, और इंडिविजुअल अपनी लिबर्टी को ऐसे यूज करे कि वो कहीं भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज जो है उनकी पावर के बीच इंटरफेयर ना करे। मतलब बोलने का कि इस लॉ के अनुसार एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन हो गया है। इस लॉ का मेन ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं और जो इंडिविजुअल की लिबर्टी है, जो हम लोगों के स्वतंत्रताएं हैं, उनके बीच प्रॉपर बैलेंस बना दे। ना तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज ऐसा काम करे जिससे हमारी स्वतंत्रता का हनन हो, और ना ही हम लोग ऐसा काम करें कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं उनकी पावर को हम लोग चैलेंज कर दें। हमें एक बैलेंस मेंटेन करना है। ये बैलेंस मेंटेन करने का ऑब्जेक्ट किसका है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, कि प्रॉपर बैलेंस बना दे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के बीच और इंडिविजुअल लिबर्टी के बीच। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज ऐसे पावर को यूज करें कि इंडिविजुअल की लिबर्टी का कोई भी हनन ना हो, कोई भी वायलेशन ना हो। जो चौथा मेन ऑब्जेक्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का वो है शेयर द बर्डन। इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं आपको, गाइस ध्यान सुनना, मैं समझने की कोशिश करना। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक उद्देश्य क्या है, शेयर द बर्डन। शेयर द बर्डन क्या है कि जो बर्डन है उसको शेयर कर लेना, बांट लेना। जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं, ध्यान सुनना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं ना, इनको इतना पावर दे रखी है आज के टाइम पे कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क तो करती ही करती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तो यूज करती ही करती हैं, इसके साथ साथ ये लेजिस्लेटिव पावर भी यूज करती हैं। अर्थात ये अथॉरिटीज लॉ बनाने की पावर भी इनके पास दी हुई है। सुनते ना ध्यान से, ये जुडिशरी की पावर भी यूज करती हैं, अर्थात जजमेंट देने की पावर भी दे रखी है इनके पास। और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी तो ये होती हैं खुद ही, ये खुद एग्जीक्यूटिव भी होती हैं, एग्जीक्यूटिव पावर तो एक्सरसाइज करती ही हैं। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के पास आज के टाइम पे बहुत सारी पावर दे रखी हैं। क्या पावर दे रखी हैं, उनको लॉ को एग्जीक्यूट करने की पावर तो दी हुई है, इसके साथ साथ लॉ को बनाने की पावर भी दे रखी है। लॉ कैसे बनाते हैं ये अथॉरिटी, अंडर द कंसेप्ट ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। बाद में पढ़ेंगे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है, क्लियर हो जाएगा आपको और अच्छे से। तो ये लॉ को बनाती भी हैं। वैसे तो लॉ बनाना काम किसका है, पार्लियामेंट का लॉ बनाना काम है मेन, पार्लियामेंट को पावर दी है लॉ बनाने की। पर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है, इनको लॉ बनाने की पावर भी दी हुई है, इनको लॉ को इंटरप्रेट करके जजमेंट देने की पावर भी दी हुई है। वैसे तो जजमेंट देना किसका काम है, जुडिशरी का, पर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को दे रखी है आज के टाइम पे पावर कि वो जजमेंट भी दे सकती है, प्लस लॉ को एग्जीक्यूट करने की पावर भी दे रखी है। मतलब ये अथॉरिटी गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन की पावर को यूज कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है। जब इतनी पावर दे रखी है तो उसके ऊपर चेक तो होना ही चाहिए, तो चेक तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बना ही रहा है। तो इसमें एक ऑब्जेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कि शेयर द बर्डन, कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इसलिए डेवलप हुआ है कि इस अथॉरिटी ने इन सभी का बर्डन शेयर कर लिया है। इसने लेजिस्लेचर का बर्डन भी शेयर कर लिया है, इसने जुडिशरी का बर्डन भी शेयर कर लिया है। तो इसके ऊपर चेक हो, प्रॉपर कंट्रोल हो, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को डेवलप किया गया है। ये नया लॉ बन के सामने है। तो इसका पर्पस, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पर्पस है वो बर्डन को शेयर करना भी है, कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है वो तीनों जो गवर्नमेंट के ऑर्गन है उनके काम को शेयर कर ले, उनके बर्डन को शेयर कर ले। इस चीज को आप और आगे समझोगे धीरे धीरे, आपको क्लियर होता जाएगा, आप वीडियो में बने रहना बस। इसके बाद आपका पॉइंट आता है कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। ये आपको पता ही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो उत्पत्ति हुई है, इसका एक उद्देश्य ये भी है, इस लॉ को बनाने का उद्देश्य ये भी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज जो है उनको कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि मैंने बता ही दिया उनके पास बहुत सारी पावर है, उनके पास लॉ मेकिंग पावर भी है, लॉ को एग्जीक्यूट करने की पावर भी है, लॉ को इंटरप्रेट करने की पावर भी है। तो इतनी सारी पावर होने की वजह से कहीं पावर का मिसयूज ना कर दें, ये कहीं ये करप्ट ना हो जाए, इसलिए उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की डेवलपमेंट हुई है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक ऑब्जेक्ट है
एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के ऊपर कंट्रोल करना, उनकी पावर को कंट्रोल करना। तो ये ऑब्जेक्ट इसके 5 आपने याद कर लेने हैं। अब हम चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। हाँ जी गाइस, तो अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। वो करेंगे स्कोप क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की स्कोप क्या है? स्कोप का मतलब इसका दायरा क्या है, ये क्या क्या चीज़ें कवर करता है, कब कब ये अप्लाई होता है लॉ। तो गाइज मैंने इसमें पहले ही लिख लिए सारे पॉइंट, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी लिखते लिखते। तो आपके लिए इजी हो, मेरे लिए इजी हो, तो पॉइंट पहले लिख लिए हैं। ये मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दिया है 9816492276 एंड 9816634276। ये व्हाट्सएप नंबर जो है, इसके जरिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमसे कुछ पूछना हो, आपको नोट्स चाहिए, पेड नोट्स चाहिए, ये सारी लैंग्वेज इजी लैंग्वेज में नोट्स बन रखे हैं, चाहिए आपको तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज अब हम शुरू करते हैं स्कोप को। पहला जो स्कोप है, पहला जो इसका मेन दायरा है, स्कोप है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, वो है परवेसिव लीगल डिसिप्लिन। क्या मतलब हुआ? देखिए गाइज, परवेसिव का मतलब होता है ऐसी चीज जो फैलने वाली हो, बहुत ज्यादा स्प्रेड होने वाली हो, फैलने वाली हो। और लीगल का मतलब है लॉ से रिलेटेड, और डिसिप्लिन का मतलब है सब्जेक्ट, अर्थात बहुत ज्यादा फैलने वाला सब्जेक्ट। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, ये बहुत ही ज्यादा फैलने वाला सब्जेक्ट है। ये बहुत ज़्यादा इसका दायरा है, बहुत ज़्यादा फैलने वाला दायरा है इसका, क्योंकि जहाँ जहाँ भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ किसी इंडिविजुअल के राइट्स का हनन करती है, किसी भी इंडिविजुअल को के राइट्स का वायलेशन करती है अपने काम से, अपनी पावर का मिसयूज करते हुए, तभी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वर्किंग में आ जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ फर्स्ट स्कोप ये है इसकी कि इट हैज़ ए परवेसिव लीगल डिसिप्लिन, मतलब इट इज़ ए परवेसिव लीगल डिसिप्लिन। ये बहुत ही ज़्यादा फैलने वाला सब्जेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा फैलने वाला डिसिप्लिन है। दूसरी बात जो इसके स्कोप की जाए वो क्या है, इसका क्या स्कोप है? दूसरा, ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ। मैंने आपको बताया था कि लॉ दो प्रकार के होते हैं, पब्लिक लॉ, प्राइवेट लॉ। जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है ये पब्लिक लॉ की ब्रांच है, ये पब्लिक लॉ है, एक किस्म का पब्लिक लॉ है। पब्लिक लॉ मतलब पब्लिक से डील करने वाला, बहुत सारी जनता से डील करने वाला। ये प्राइवेट लॉ नहीं है, तो इसकी स्कोप यहां भी बड़ी है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों से डील करता है। इंडिविजुअल और स्टेट के बीच क्या क्या रिलेशनशिप है, इंडिविजुअल और गवर्नमेंट के बीच क्या क्या रिलेशनशिप है, कैसे कैसे इंडिविजुअल के राइट्स की प्रोटेक्शन करनी है, गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी बनती है, सब कुछ ये बताता है। मतलब क्या है, ये ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ है, पब्लिक लॉ की एक शाखा है, प्राइवेट लॉ की नहीं है। इसलिए ये इसकी स्कोप बहुत वाइड है, ये जनता से डील करता है, गवर्नमेंट से डील करता है, बहुत सारे लोगों से डील करता है, तो उसकी स्कोप बहुत वाइड है। आगे क्या है, तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? इट डील्स विद द कंपोजिशन, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो डील करता है, किससे डील करता है? कंपोजिशन से, कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज कैसे बनेगी, कैसे उनका कंपोजिशन होगा। मान लो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाना है, कोर्ट बनाना है, तो उसका कंपोजिशन कैसे होगा, क्या क्या मेंबर आएंगे, उनकी पावर क्या होगी, फंक्शन क्या होगा, इसके बारे में बताता है। तो अर्थात स्कोप बहुत ही ज्यादा वाइड है, बहुत ज्यादा वाइड है। ये जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं उनकी पावर, फंक्शन, कंपोजिशन सबके बारे में बता रहा है। तो क्या दायरा क्या बहुत बड़ा है। आगे क्या पॉइंट है इसका? चौथा पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के बारे में बताता है। देखिए गाइस, आपको पता होगा कि अगर सिविल केस चला हुआ है तो सिविल प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, क्रिमिनल केस चला हुआ कोर्ट में क्रिमिनल प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। वैसे ही अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज ने कोई काम करना है उसको भी अपना एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। सिमिलरली जैसे जुडिशरी को जुडिशियल प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है लॉ को इंटरप्रेट करते टाइम, डिसीजन देते टाइम। पार्लियामेंट को पार्लियामेंट का प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, पार्लियामेंट प्रोसेस कोई भी लॉ बनाने के लिए। जैसे कि लॉ बनाने से पहले क्या होता है, पहले एक बिल बनेगा, वो एक हाउस में पास होगा, फिर वही बिल दूसरे हाउस में जाएगा, फिर उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट उसको असेंट देगा, साइन करेगा, तब वो बिल एक्ट बनेगा। एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। मतलब जुडिशरी को जुडिशियल प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, पार्लियामेंट को लेजिस्लेटिव प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। वैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को भी कोई काम करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से ही पता चलता है। तो ये इसका चौथा पॉइंट हो गया स्कोप का। पांचवा पॉइंट क्या है? रेमेडीज अवेलेबल टू पर्सन इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ राइट्स बाय एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की स्कोप इतनी बड़ी है कि ये हमें बताती है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज ने किसी इंडिविजुअल की राइट्स का वायलेशन कर दिया तो उस इंडिविजुअल को क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल होंगी, क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल होंगी,
क्या क्या उनको इंडिविजुअल को रेमेडीज मिलेंगी। तो क्या रेमेडीज है, मेनली 2 रेमेडीज होती हैं, याद रखना मेरी बात। एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, एक होती है नॉर्मल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रेमेडीज दे रखी हैं, जैसे कि कौन सी रेमेडी दे रखी है, रिट पटिशन। रिट फाइल कर सकता है बंदा, अगर बंदे के राइट्स का वायलेशन होता है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज किसी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, तो वो बंदा जो है जिसका राइट का वायलेशन हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंडर रिट फाइल कर सकता है और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के अंडर रिट फाइल कर सकता है। तो ये कौन बताता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ही बताता है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज ने किसी इंडिविजुअल के राइट्स का वायलेशन कर दिया तो उस इंडिविजुअल के पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं कि वो रिट फाइल कर सकता है और अपने राइट की प्रोटेक्शन कर सकता है। वैसे ही जो इंडिविजुअल है उसके पास नॉर्मल रेमेडीज भी हैं। नॉर्मल मतलब जैसे कि इंजेक्शन, किसमें क्या आएगा, इंजेक्शन आएगा, इंजेक्शन नॉर्मल रेमेडीज में। और क्या आएगा, डिक्लेरेशन, और क्या आएगा, कंपनसेशन। ये सारी बातें जो है वो नॉर्मल रेमेडी में आ जाएंगी, इंजेक्शन, डिक्लेरेशन। और लास्ट में आप लिखो, सॉरी यहाँ कंपनसेशन मत लिखना, या डैमेजेस लिखना, बात एक ही है, बात एक ही है। तो यहाँ पे आप डैमेजेस लिखना, रेमेडीज के केस में डैमेजेस अवेलेबल हो जाएगा ना, ठीक है। इनको हम नॉर्मल रेमेडीज भी बोलते हैं या इनको ऑर्डिनरी रेमेडीज भी बोला जा सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये इसके बारे में कहाँ से पता चल रहा है हमें इसके बारे में पता केवल और केवल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से चल रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की स्कोप देखो कितनी बड़ी है, दायरा देखो कितना बड़ा है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज ने मान लो मेरे राइट का वायलेशन कर दिया, अब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के पास पावर तो बहुत है, आपको लग गया पता, वो लॉ बनाने की पावर को भी, लॉ बनाने की पावर भी उनके पास, लॉ को एग्जीक्यूट करने की पावर भी है, लॉ को इंटरप्रेट जजमेंट देने की पावर भी है, जुडिशरी की पावर भी है। तो अपनी पावर का यूज करते हुए अगर मेरे किसी राइट का वायलेशन कर दिया तो मैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का सहारा ले सकता हूं, अर्थात मैं रिट पिटीशन फाइल कर सकता हूं उनके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 रिस्पेक्टिवली। वैसे ही मैं नॉर्मल रेमेडीज भी क्लेम कर सकता हूं, अर्थात मैं इंजेक्शन का ऑर्डर, इंजेक्शन बाद में पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, इंजेक्शन के लिए बोल सकता हूं, डिक्लेरेशन के लिए बोल सकता हूं, और मैं डैमेजेस क्लेम करने के लिए बोल सकता हूं। तो ये भी हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की स्कोप से लगता है पता कि काफी बड़ी स्कोप है इसकी। फिर आगे बात की जाए, जो अगला 6 पॉइंट है वो है फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं उनकी स्कोप ये भी है कि उनको प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज ना तो सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड को फॉलो करने के लिए बाध्य हैं, ना ही वो इंडियन एविडेंस एक्ट के लॉन्ग प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए बाध्य हैं। उनको केवल और केवल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना है और कुछ फॉलो नहीं करना है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है मेनली 2 प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस के, एक है ओडी अल्टरम पार्टम, एक है रूल अगेंस्ट बायस। हाँ, बाद में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में, यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसका सिंपल सा मतलब है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है जब वो कोई भी कार्य करती है, कोई भी जजमेंट देती है, कोई भी कार्य करती है, तो उनको 2 पार्टीज, जो भी पार्टीज के अगेंस्ट वो जजमेंट दे रही है या जो जिसके फेवर में दे रही है, उन दोनों को सुनना है प्रॉपर, उसके बाद जजमेंट देनी है, मतलब प्रॉपर हेयरिंग करनी है, फिर उसके बाद जजमेंट देनी है। या फिर उनको, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है उनको किसी भी प्रकार की बायसनेस नहीं करनी है। बायसनेस मतलब भेदभाव नहीं करना। अगर मान लो डीसी साहब हैं, उनके पास 2 बंदे आ गए, दोनों का कोई अपना मुद्दा है, कोई जमीनी विवाद है, तो डीसी साहब को पहले तो दोनों को सुनना पड़ेगा, उसके बाद जजमेंट देनी है। दूसरी बात, दोनों बंदे को सुना उन्होंने, तो उन्होंने भेदभाव नहीं करना कि एक मेरा दोस्त है तो दोस्त के फेवर में दे दूं, ऐसा नहीं करना है। मतलब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना है, क्योंकि वो सीपीसी को फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं है, एविडेंस लॉ को फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं है, पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना पड़ता है। ये बात भी हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से पता चलती है, इससे स्कोप में आप लिखोगे। अब आता है अगला पॉइंट, रूल ऑफ लॉ। तो देखो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की स्कोप इतनी बड़ी है कि इसने रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा भूमिका निभाई है। आज रूल ऑफ लॉ हमारे देश में अगर है तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को हम बोल सकते हैं कि इसको इसकी वजह से है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ का मतलब है कानून का शासन। तो जब कानून को इंप्लीमेंट करने वाले बंदे कानून को मानेंगे ही नहीं तो कैसे कानून का शासन होगा। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के ऊपर चेक बनाता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रॉपर, वो फिर ढंग से काम करते हैं, रूल ऑफ लॉ में काम करते हैं और देश में रूल ऑफ लॉ मेंटेन हो जाता है। तो ये भी इसकी स्कोप में आएगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है उसने देश में रूल ऑफ लॉ को मेंटेन किया है, उसका दायरा इतना बड़ा है कि उसने देश में कानून के शासन को चला रखा है।
जो 8वां पॉइंट है, लास्ट पॉइंट पर आप ये लिखोगे, मेथड्स ऑफ कंट्रोल ऑफ द पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो हमें तरीके बताता है, मेथड्स बताता है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के पावर्स के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है, उनकी मिसयूज, अगर वो पावर को मिसयूज ना करें इसको रोका जा सकता है। ये कौन बताता है हमें? केवल हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ही बताता है। तो ये सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की स्कोप में आएंगी। आई होप आपको समझ आ गया है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की स्कोप क्या है। अब हम इसका नेचर पढ़ेंगे, उसके बाद ये हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी गाइस, तो अब हम इसका नेचर पढ़ लेते हैं, इसके बाद हमारा कंप्लीट क्वेश्चन बन जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, मीनिंग क्या है, डेफिनेशंस क्या है, स्कोप क्या है, नेचर क्या है। कोई भी क्वेश्चन आता है आप आराम से लिख सकते हैं। नोट्स बड़ी इजी लैंग्वेज में बने हैं, आप नोट्स भी पढ़ लेना, सारा समझ आ जाएगा। अब नेचर की बात की जाए, सबसे पहला जो पॉइंट है नेचर में, नेचर मतलब प्रकृति क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की प्रकृति क्या है, वो किस प्रकार का लॉ है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, उसकी प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। क्या प्रकृति है? पहली, इट इज अनकोडिफाइड लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक अनकोडिफाइड लॉ है, अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का प्रॉपर कोडिफिकेशन नहीं हुआ है। जैसे हमारे पास इंडियन पिनल कोड है, प्रॉपर कोडिफिकेशन हुआ है। इंडियन पिनल कोड को प्रॉपर सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, 511 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे आईपीसी में। वैसे ही सीआरपीसी या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसका भी प्रॉपर कोडिफिकेशन हुआ है। हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का, उसमें भी प्रॉपर कोडिफिकेशन हुआ है। आपने जब हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा होगा तो अपने सेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे पढ़े होंगे। पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आपको एक भी सेक्शन नहीं पढ़ना है, केवल थ्योरी पढ़नी है, क्योंकि ये एक अनकोडिफाइड लॉ है। इट हैज नॉट बीन कोडिफाइड इन एनी स्टैच्यू, इट इज अनकोडिफाइड लॉ। तो ये इसकी एक विशेषता है, नेचर है। दूसरा जो इसका पॉइंट है नेचर का, वो है ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ। आपको पता चल ही गया, पहले बता दिया मैंने, ये पब्लिक लॉ की ब्रांच है। ये भी इसकी एक प्रकृति है कि ये पब्लिक लॉ की ब्रांच है, मतलब ये इंडिविजुअल और स्टेट के बीच के रिलेशनशिप को बताता है कि उनके बीच क्या रिलेशनशिप है, इंडिविजुअल को काम कैसे करना है और स्टेट को काम कैसे करना है, ताकि इंडिविजुअल की लिबर्टी का, राइट्स का वायलेशन ना हो। तीसरा पॉइंट क्या है? डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, इसका नेचर ये है, इसकी प्रकृति क्या है कि ये केवल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज से डील करता है। ये जुडिशियल अथॉरिटी से डील नहीं करता, ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से डील नहीं करता, ये लेजिस्लेटिव अथॉरिटी से डील नहीं करता, ये केवल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से ही डील करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी मतलब हमारे एसडीएम साहब, डीसी साहब, सेक्रेटरी, जो भी यूपीएससी क्लियर करके गए हैं, जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है सीनियर ऑफिसर, उनसे डील करता है। नेचर क्या? अगला, डेवलप्ड बाय जज। जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, इसका एक प्रकृति है कि इसको जजेस ने डेवलप किया है। आपको मैंने बता ही दिया कि इसको जो है कोई रिटन लॉ नहीं है, ये ना ये कोई स्टैच्यू में दिया गया है, ना इसका कोई एक्ट बना है, ना ये कोई कोडिफाइड लॉ है, ये अनकोडिफाइड लॉ है। इसलिए इसको टाइम टू टाइम हमारे जजेस ने डेवलप किया है, बेस जजमेंट देके। जैसे कि लॉ ऑफ टोर्ट है, वो भी अनकोडिफाइड लॉ है, उसको जजेस ने डेवलप किया है, जजेस ने इसको बनाया है मेनली। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक नेचर ये भी है कि इट हैज बीन डेवलप्ड बाय द जजेस ओनली, जजेस ने बेस जजमेंट दिया, उसको डेवलप किया है। अब आती है बात, इट डील्स विद द पावर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज की पावर किससे डील करता है, उनके ऑर्गेनाइजेशन से डील करता है, उनके बारे में हमें बताता है, उनकी पावर क्या, शक्तियां क्या, सारा कुछ हमें ये लॉ बताता है। तो ये आप नेचर में लिख लोगे। अब हम इसका नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो गाइस वीडियो में बने रहे, वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक जरूर कर दें और अपने लॉ विद ट्विंस को प्यार करें। गाइस यही बताना चाहूंगा कि हमने अपनी लॉ विद ट्विंस की एप्लीकेशन बना दी है। हमारे जो आप प्ले स्टोर में जाओगे, एंड्रॉइड मोबाइल फोन में प्ले स्टोर होता है, वहां पर लॉ विद ट्विंस लिखोगे तो हमारी एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी, हमारा लोगो लगा हुआ है। तो आप इसको डाउनलोड कर लें। इसमें आपकी काफ़ी आपको हमारी सर्विसेज मिल जाएंगी इजीली, और आपको ये एप्लीकेशन काफ़ी फ़ायदा देगी। अगर आप हमारे लेक्चर लेना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, आपको फ़ायदा रहेगा, तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लें। तो आज गाइस अब नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है इवोल्यूशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। हाँ जी गाइस, अब हम नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है इवोल्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की हिस्ट्री क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कैसे ये इवोल्व हुआ, कैसे इवोल्यूशन कैसे हुआ इसका। तो गाइस इसका अगर इवोल्यूशन देखेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, तो हम तीन चीज़ें देखेंगे। पहली बात, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, गुप्ता पीरियड एंड मौर्य पीरियड। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, और तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ड्यूरिंग द पोस्ट इंडिपेंडेंस। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद क्या सिचुएशन रही, तो इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम
बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की तो एक बात आपने याद रखनी है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है ये डेवलप ही 20th सेंचुरी के बाद हुआ है। इवन दो बहुत सारी कंट्री में 20वीं शताब्दी से पहले भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ विद्यमान था, हालांकि नाम अलग अलग हो सकते हैं उस लॉ के, पर विद्यमान था। जैसे फ्रांस में बहुत पहले आ गया था, लेकिन इंडिया में मेनली ये डेवलप्ड जो हुआ है वो 20th सेंचुरी के बाद ही हुआ है। और ये क्वेश्चन नेट के एग्जाम में पूछा भी गया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डेवलप कब हुआ, 20वीं शताब्दी में, 21वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, तो ये 20वीं शताब्दी में डेवलप हुआ है। अब दूसरी आप हेडिंग क्या लिखोगे मेनली कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड, गुप्ता पीरियड एंड मुगल पीरियड। देखो गाइस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कोई नई चीज़ नहीं है, प्रशासनिक विधि कोई नई चीज़ नहीं है, ये बहुत पुराना है। ये मौर्य के टाइम पीरियड में फॉलो किया जाता था, ये गुप्ता और मुगल के टाइम पीरियड में ही फॉलो किया गया। क्योंकि आपको पता ही है जब मौर्य थे उनको भी अपने राज्य का प्रशासन चलाना पड़ता था, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना पड़ता था, तब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को फॉलो तो करना ही पड़ता था। इवन दो मैं ये बोलना चाहूंगा कि नाम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नहीं हो सकता, प्रॉपर कोई एक्ट नहीं बना होगा, प्रॉपर कोई लॉ नहीं बना होगा, पर हाँ देश का एडमिनिस्ट्रेशन तो चलाया जाता था ना। मंत्री होते थे, महामंत्री होते थे जो देश अपने राज्य को चलाते थे, तो इन्हीं के टाइम पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को फॉलो किया जाता था। मौर्य आए पहले, उन्होंने फॉलो किया, गुप्ता आए, उन्होंने भी अपने राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को फॉलो किया, फिर मुगल आए तो उन्होंने भी किया। तो पुराने समय में क्या होता था, एशियन टाइम में क्या था, एशियन पीरियड में क्या होता था कि जो किंग था, जो किंग राजा था, वो मेनली 3 चीज़ों से डील करता था। जो राजा था ना, किसी भी राज्य का जो राजा होता था वो मेनली 3 प्रकार की चीज़ों से डील करता था। पहला तो वो अपनी स्टेट को, अपने राज्य को बचाता था एक्सटर्नल एग्रेशन से, वो अपने राज्य को बचाता था एक्सटर्नल एग्रेशन से। इसके लिए वो अपने जो मंत्री होते थे, महामंत्री होते थे, उनसे सलाह लेता रहता था। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी उस टाइम में मंत्री महामंत्री थे। उसके बाद उसका काम क्या होता था कि अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, पीस को मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना एंड पीस को मेंटेन करना, ये भी इनका काम होता था। और साथ ही साथ टैक्स को कलेक्ट कैसे किया जाएगा, लोगों से कर कैसे लिया जाएगा, ये भी ये लोग जो पुराने समय में देखते थे, तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को फॉलो करते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के जरिए ये सब कुछ किया जाता था। इवन तो मैं बोल रहा हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नाम नहीं होता था, पर हाँ देश राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन तो चलाया जाता था। तो पुराने समय में किंग जो था वो अपनी स्टेट को एक्सटर्नल एग्रेशन से बचाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, टैक्स को कलेक्ट करने के लिए इनको फॉलो करता था, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को फॉलो करता था कहीं ना कहीं। और साथ ही साथ पुराने समय में रूल ऑफ लॉ को, रूल ऑफ धर्मा, इसको फॉलो किया जाता था। आज के टाइम पे रूल ऑफ लॉ है, आज के टाइम पे प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, पर उस टाइम पे रूल ऑफ धर्मा होता था। धर्म का जो रूल होता था, जो धर्म होगा वही राजा फॉलो करते थे। कोई लॉ प्रॉपर नहीं बना होता था, वो धर्म को देखते थे, जो कि आज के रूल ऑफ लॉ से बहुत बड़ा है, जो कि आज के प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ से बहुत बड़ा है। तो पुराने समय में रूल ऑफ धर्मा को देखा जाता था। तो ये तो बात होगी पुराने समय की, ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड, मुगल पीरियड एंड गुप्ता पीरियड, इसमें ये देखा जाता था। तो कहीं ना कहीं देश का, कहीं ना कहीं राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता था, अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वहां भी उस टाइम पे था। फिर से बोलूंगा, नाम नहीं था, नाम स्पेसिफिकली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के नाम से नहीं था, पर देश का एडमिनिस्ट्रेशन तो चलाया ही जाता था, राज्य का प्रशासन तो चलाया ही जाता था। फिर उसके बाद क्या हुए, हमारी कंट्री में आगे ब्रिटिशर्स। कौन आगे? ब्रिटिशर्स। उनके टाइम पे बहुत सारे चेंजेस आए, ब्रिटिशर्स आए, इनके टाइम पे बहुत सारे चेंजेस आए। जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए तो इन्होंने देखा कि कंट्री में कोई भी प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, कोई भी रिटर्न लॉ नहीं है। जो ये मौर्य थे, मुगल थे, गुप्ता थे, मुगल के बाद आए थे, वो इन्होंने कोई रिटर्न लॉ नहीं बनाए, प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन नहीं बनाए। जो राजा बोल देता था वही कानून होता था, कोई प्रॉपर रूल रेगुलेशन नहीं थे। तो ब्रिटिशर्स ने सबसे बड़ा चेंज क्या किया, इन्होंने लॉ को कोडिफिकेशन करना शुरू कर दिया, लॉ को कोडिफाइड करना शुरू कर दिया, रिटर्न में लिखना शुरू कर दिया, प्रॉपर एक्ट बनाना शुरू कर दिया, और उसके अंदर पावर्स देना शुरू कर दिया अलग अलग अथॉरिटीज को। उस एक्ट के अंदर राइट्स वायलेशन होगा तो क्या होगा, राइट्स क्या होंगे लोगों के, लिखना शुरू कर दिए। मतलब ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने पहली बार कोडिफाइड लॉ हमारी कंट्री में लाया। इनके टाइम पे कोई कोडिफिकेशन लॉ की नहीं थी, जो किंग बोल देता था वही लॉ होता था, जो उसने बोल दिया वही कानून होता था। पर हमारे जो ब्रिटिशर्स आए उन्होंने कोडिफिकेशन करी। पहली बात तो यह है, कोडिफिकेशन क्यों करी लॉ की, क्योंकि उनको भी डिफरेंट मुद्दों से डील करना पड़ रहा था बार बार। हेल्थ के मुद्दे हो गए,
सेफ्टी के मुद्दे हो गए, हेल्थ के हो गए, मोरालिटी के हो गए, ट्रांसपोर्ट के हो गए, लेबर के हो गए, बहुत सारे मुद्दों से डील करना पड़ता था। तो उन्होंने क्या किया, लॉ को कोडिफाइड ही करना शुरू कर दिया, रिटर्न लॉ बनाना शुरू कर दिए। तभी तो है आप जितने भी एक्ट पढ़ते हो वो अंग्रेजों के आने के बाद ही बने हैं। चाहे आप एग्जाम्पल ले लो इंडियन पिनल कोड 1860 का, चाहे आप एग्जाम्पल ले लो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का, सारे पुराने पुराने लोग उन्होंने कोडिफाइड करना शुरू कर दिए, प्रॉपर लिखना शुरू कर दिए। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जो प्राइमरी पब्लिक कॉर्पोरेशन था इट वाज इस्टेब्लिश्ड अंडर द बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट 1879। जो प्राइमरी पब्लिक कॉर्पोरेशन था ना, सबसे पहला प्राइमरी कॉर्पोरेशन, ये बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट 1879 के अंदर स्टैब्लिश किया गया था। वैसे ही जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन था इट वाज एक्सेप्टेड बाय द नॉर्थर्न इंडिया कैनल एंड ड्रेनेज एक्ट 1873। इसको जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, अर्थात डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कंसेप्ट है, इसको अंग्रेजों ने अडॉप्ट किया था, एक्सेप्ट किया था नॉर्थर्न इंडिया कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट 1873 में। मतलब अंग्रेजों ने लॉ को कोडिफाइड करना शुरू कर दिया और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का प्रॉपर मतलब उसे डील करने वाली चीज़ों को कोडिफाइड करना शुरू कर दिया। प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नहीं बनाया, बार बार बोलूंगा नहीं बनाया, पर हाँ कहीं ना कहीं लॉ की कोडिफिकेशन करना शुरू कर दी। क्यों कर दी? पब्लिक हेल्थ के लिए, मोरालिटी के लिए, लेबरर्स के लिए, उसके बाद सेफ्टी के लिए, लोगों की सेफ्टी के लिए प्रॉपर कोडिफिकेशन करना शुरू कर दिया। अब हम बात करेंगे, हमने पढ़ लिया एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पुराने से पुराने समय में क्या था, उसके बाद अंग्रेजों के टाइम पे क्या था। अब हम पढ़ेंगे पोस्ट इंडिया इंडिपेंडेंस, इंडिया आजाद हो गया था 1947 में, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कैसे डेवलप हुआ, मैं अब ये लिख देता हूँ यहाँ पे। हाँ जी गाइस, तो गाइस हमने इवोल्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अभी शुरू किया था, जिसमें हमने इवोल्यूशन ड्यूरिंग द मुगल, मौर्य, गुप्ता पीरियड पढ़ लिया, ब्रिटिश पीरियड पढ़ लिया। अब हम इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे, मतलब देश के आज़ाद होने के बाद हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कैसे डेवलप हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। तो गाइज हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की डेवलपमेंट हुई। तो क्यों हुई वो हमने पॉइंट लिख दिए, आपको समझ आ जाएगा। पर गाइज एक बात आप समझ लेना, एक याद करना, दिमाग में रख लेना कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डेवलप हुआ है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बना है, उसकी जो डेवलपमेंट हुई है वो केवल और केवल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के ऊपर चेक बनाने के लिए हुई है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की पावर को रेगुलेट करने के लिए हुई है। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की पावर बढ़ी, हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को बहुत सारी पावर्स दी गई, बहुत सारे उनको शक्तियां दी गई। तो उनकी शक्तियों का प्रॉपर वो मिसयूज़ ना करें, उसको रेगुलेट करने के लिए, चेक बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की डेवलपमेंट हुई। तो अब हम पढ़ते हैं कि देश के आज़ाद होने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे इसकी डेवलपमेंट हुई। तो पहला पॉइंट है गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने सारा कुछ पढ़ा दिया था लेकिन मैं माइक लगाना भूल गया था ये वाला फ़ोन के साथ। अब मैं दोबारा से बताने लगा हूँ सारा का सारा, 10 मिनट मैंने बता दिया था पहले, और मैंने देखा आवाज़ अच्छी नहीं आ रही थी, समझ नहीं आ रही थी। पर मुझे पता है हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको कोई दिक्कत परेशानी ना आए, उनको समझने में दिक्कत ना आए, कोई भी आवाज़ कम आ रही थी, इसलिए मैंने दोबारा से बनाने लगा हूँ। तो मैंने लिख भी दिया था पहले, देखो पढ़ाते पढ़ाते। तो अब हम पढ़ेंगे कि कैसे देश के आज़ाद होने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की डेवलपमेंट हुई। पहला पॉइंट है चेंज इन द फिलोसफी ऑफ गवर्नमेंट, अर्थात हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे देश ने कि जो गवर्नमेंट की फिलोसफी थी, जो गवर्नमेंट की विचारधारा थी, उसमें चेंज आया। चेंज होने की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की डेवलपमेंट हुई। कैसे हुई देखो, हमारे देश में पहले लेजिस्लेचर का कंसेप्ट फॉलो किया जाता था। लेजिस्लेचर का मतलब होता है लेट द मैन फ्री, या फिर इसका मतलब होता है लेट द एंटरप्राइजेस फ्री, मतलब प्राइवेटाइजेशन करना। लेजिस्लेचर फिलोसफी के अनुसार क्या होता है कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, रेलवे डिपार्टमेंट हो, कोई भी हो, उसके ऊपर केवल और केवल प्राइवेट इंडिविजुअल का कंट्रोल होगा। प्राइवेट इंडिविजुअल देखेगा, वही बंदों को अपॉइंट करेगा, काम करवाएगा, पैसा देगा, सैलरी देगा, गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। तो गवर्नमेंट का काम बहुत ज़्यादा कम होता था पहले। गवर्नमेंट का कोई लेजिस्लेचर का कंसेप्ट फॉलो किया जाता था, जिसका मतलब है लेट द एंटरप्राइजेस फ्री, फ्री कर दो सारे एंटरप्राइजेस को, कोई कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं होगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश ने वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट अडॉप्ट किया। वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है कि जो हमारे देश की गवर्नमेंट है वो प्रॉपर पार्टिसिपेट करेगी। हमारे देश की गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट है उसमें प्रॉपर पार्टिसिपेट करेगी, कार्य करेगी, खुद रेगुलेट करेगी, हेल्थ को खुद रेगुलेट करेगी, खुद डॉक्टर्स को अपॉइंट करेगी, खुद प्रोफेसर को अपॉइंट करेगी, सैलरियाँ देगी, अपने आप रेगुलेट करेगी। तो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट जैसे ही अडॉप्ट किया, उससे क्या हुआ, गवर्नमेंट का काम बढ़ गया। जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं
उनका काम बढ़ गया। आईएएस ऑफिसर, डीएसपी, डीसी, आईपीएस, उनके काम बढ़ गए। जब उनके काम बढ़ गए, उनको बहुत सारी शक्तियां दी गई, पावर दी गई, तो ताकि वो अपनी पावर शक्तियों का मिसयूज ना करे, लोगों के राइट्स का हनन ना करे, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की भी डेवलपमेंट हुई। तो पहला कारण एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के डेवलपमेंट होने का आजादी के बाद वो है चेंज इन द फिलोसफी ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम लेजिस्लेचर टू द वेलफेयर स्टेट। दूसरा मेन जो पॉइंट है, जो मतलब इसका पॉइंट है मेन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्यों डेवलप हुआ आज़ादी के बाद, देश के आज़ाद होने के बाद, वो है इनएडिक्वेसी ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसेस। देखिए गाइस, लेजिस्लेटिव प्रोसेस का मतलब होता है लॉ बनाने का प्रोसेस। तो हमारे देश का जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है ना, अच्छा, लॉ बनाने का जो प्रोसेस है वो बड़ा ही इनएडिक्वेट है, अपर्याप्त है। क्योंकि आपको पता ही है, कोई भी लॉ बनाना हो, पहले एक हाउस में बिल पास होगा, फिर वो हाउस में बहस होगी बड़ी ज़्यादा, फिर वही बिल दूसरे हाउस में जाएगा, उसमें बहस होगी, चलता रहेगा, पता नहीं वो पास करेंगे नहीं करेंगे या कैंसिल कर देंगे, कर दिया उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर साइन होंगे। मतलब लॉ बनाने का टाइम बहुत लग जाता है, लंबा टाइम है। लेकिन अगर बात की जाए एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की, तो ये लॉ जो है बड़ी जल्दी बना देती हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं, इनको अगर रूल्स बनाने हो तो ये बड़ी जल्दी जल्दी रूल्स बना देती हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, हमारे देश में कोरोना चला, कोरोना के टाइम पे क्या था, हमारे जो डीसी साहब थे वो रूल्स बना रहे थे कि शादियों में 20 बंदे नहीं जाएंगे, शादियों में 50 से ज़्यादा नहीं जाएंगे, मास्क कंपलसरी पहनेंगे। मतलब रूल्स इमीडिएटली बन रहे थे, फास्ट बन रहे थे। अगर वहीं वो रूल्स, वो लॉ पार्लियामेंट को बनाने पड़ते, लेजिस्लेचर को बनाने पड़ते, तो कितना लंबा टाइम चलता। पहले एक हाउस में बिल पास होता, फिर दूसरे में होता, फिर जाता आगे जाके पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट के साइन होते, कितना लंबा टाइम चलता। तो इसलिए जो हमारा लेजिस्लेटिव प्रोसेस है वो बड़ा ज़्यादा इनएडिक्वेट है, वो बड़ा स्लो है, बड़ा ज़्यादा स्लो है। इसकी वजह से क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को काम दे दिया गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को बोल दिया गया कि आप रूल रेगुलेशन बनाओ सिचुएशन के हिसाब से जल्दी जल्दी। और जब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को पावर दी गई, तो उस पावर को चेक भी करना था, उस पावर के ऊपर कंट्रोल भी करना था, रेगुलेट भी करना था। इसलिए उसको रेगुलेट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डेवलप हुआ इंडिया के इंडिपेंडेंस